सिद्धांत आपका बताया जा रहा था कि कहाँ तक लिखवाया गया सिद्धांत? सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक अभियांत्रिकी। अभी क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है रास्कोपाउंड। इसके बाद ये लिख लिए और ये लिखवाया गया कि नहीं, हितों की व्यापक व्याख्या। अगला लिखिए दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत, या इसको आप दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत दिए हैं पोप ग्लेसियस। देखिए इसमें आपका होता क्या है, ये आपका पढ़ना पड़ेगा। पोप ग्लेसियस है, इसको एक लाइन समझाया भी जा रहा था भाई। देखिए जो लोग नए हैं बता दिया जाए। अभी आपका जूरिस्प्रूडेंस के कुछ सिद्धांत सामान्य बातें चल रही है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको एक जगह अभी एकत्र करवाया जा रहा है। अभी आपका जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर शुरू नहीं हुआ। ये सब जो एकत्र करवाया जा रहा है इसको रटना है, चाहे समझ में आए ना आए, रट कर इसको जाइए, ये कहने का मतलब। इसमें दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत क्या होता है, ये देखिए आपका सिद्धांत पोप ग्लेसियस ने दिया। देखिए लगभग 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हुआ। 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक तरफ आपका कह सकते हैं कि राज्य था, यानी कि राजा थे, और दूसरी तरफ आपका धर्माचार्य थे। धर्माचार्य यानी कि धर्मगुरु। राजा ये कहते थे कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, मैं बड़ा हूँ, अतः जो मैं आदेश दूंगा उस आदेश को जनता मानने के लिए क्या है बात। और जो धर्म गुरु थे वह ये कहते थे कि ईश्वर ने हमें भेजा है उपदेशक के रूप में, और मैं जो कहूँगा वह जनता मानने के लिए क्या है बात। यानी कि इसका मतलब कि राज्य और धर्माचार्य मतलब कि वहाँ चर्च कहा जाता है, जानते हैं आप लोग। यानी कि राजा और चर्च को, राज्य और चर्च में विवाद इस बात को लेकर था कि कौन बड़ा है। तो अब ये है कि भाई राजा कहता था कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो आदेश दूंगा उसका पालन जनता को करना होगा, और चर्च कहता था कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो आदेश दूंगा उसका पालन करना होगा, और दोनों के बीच टकराव हो गया। इस टकराव को दूर करने के लिए आपका इस टकराव को दूर करने के लिए आपका पोप ग्लेसियस ने एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत को कहते हैं आपका दो पावर के बीच बैलेंस बनाना। यानी कि पोप ग्लेसियस ने ये कहा कि आपका राजा भी बड़ा और धर्माचार्य भी, यानी कि प्रशासनिक मामले में राजा बड़ा होता है, जबकि धर्म के मामले में कौन चल। लेकिन भले ही पोप ग्लेसियस ने इनके बीच आपका बैलेंस बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनके बीच बैलेंस नहीं बन पाया, और अंत में आपका लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में राज्य या राजा जीत गया और धर्माचार्य क्या हुए, हार गए। तो आज भी आप देख सकते हैं कि जो आपका पोप है आपका ईसाई धर्म में, वह ज़्यादा राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता। बस वह क्या करता है, वेटिकन सिटी में शांति से बैठा रहता है। अब यहीं से कहानी आपका टर्न भी लेगी कि जब राजा जीत गया तो आपका अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा, तो राजा निरंकुश होने लगा, यानी और राजा ने जनता के अधिकारों पर डाका डाला। यानी कि जो जनता के अधिकार थे
उनको छीनना शुरू कर दिया। यानी कि राजा ने इसके बाद जनता के अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया और फिर जनता त्रस्त हो गई और जनता ने राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, जैसे किसान कर रहे हैं कि हमारे अधिकार प्रदान करिए। तो आता है इंग्लैंड में 1215, सभी लोग लगभग परिचित होंगे। मैग्ना कार्टा कब आता है? 1215। और राज्य ने जनता के जो कुछ अधिकार छीने थे उन अधिकारों को, कुछ अधिकारों को पुनः बहाल किया। तो मैग्ना का मतलब होता है बिग, बड़ा, और कार्टा मतलब चार्टर या विलेज, यानी कि बहुत बड़ा विलेज। तो बहुत बड़ा विलेज का मतलब आपका ये हुआ था कि आपका सबसे पहले जनता राज्य के विरुद्ध जीती थी, कोई नया अधिकार, बैठे पीछे बैठा, इधर बैठे पीछे। राज्य, देखिए जनता पहली बार जीती थी, लेकिन फिर एक बार याद रखें, कोई नया अधिकार राज्य ने जनता को नहीं दिया। तो कैसा अधिकार दिया? जो राज्य ने इनका अधिकार छीना था उसमें सब नहीं दिया, कुछ अधिकारों को क्या किया? जनता को लौटा। आज भी लड़ाई आप देख रहे हैं कि राज्य और किसके बीच है? जनता के बीच। जनता चाहती है कि हमें अधिक अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, और राज्य हमेशा इस अधिकार पर क्या लगाता रहता है? प्रतिबंध। इसमें कोई शक नहीं है। तो जो लड़ाई 5वीं शताब्दी में किसके बीच थी? स्टेट और धर्म के बीच, वह लड़ाई अब वर्तमान में किसके बीच है? राज्य और जनता। जैसे कि राज्य हो गया सरकार और जनता हो गए किसान। तो किसान कह रहे हैं कि हमारा हक दीजिए और जो कानून बनाए हैं उसको क्या करिए? रद्द। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, यानी कि किसके भी? राज्य और जनता। अगला सिद्धांत लिखिए भाई आपका, देखिए परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत। परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत वाइब्रेट कर लीजिए। देखिए परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत, इसको देने वाले स्टेमलर हैं। स्टेमलर, इसको आप कह सकते हैं कि देखिए इसमें आपका क्या होता है, इसमें ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार समाज में बदलाव होता रहता है उसी प्रकार विधि में भी बदलाव होता रहता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में जैसे जैसे सोसाइटी का माइंड चेंज होगा, कानून भी क्या होगा? चेंज होगा। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी देख सकते हैं इसमें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका ये निर्णय दिया कि स्त्री आपका जात धर्म का जो अपराध है, यानी कि एडल्ट्री का अपराध है, यानी कि आईपीसी की धारा 497 का वह माने सही नहीं है, वह अवैध है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने विचारों में समय के साथ क्या लाना पड़ता है? परिवर्तन। तो आपका स्टेमलर ये कहते हैं आपका कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे कानून में भी क्या होता रहता है? परिवर्तन। और समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून का निर्माण करता है। अगला सिद्धांत लिखिए आपका, ये समादेश का सिद्धांत, यानी कि कमांड का, प्रिंसिपल ऑफ कमांड। समादेश का सिद्धांत, यानी कि आपका ये भी कई बार पूछा गया है कि विधि संप्रभु का समादेश है, ये किसने कहा था? तो जॉन ऑस्टिन ने। लिख लीजिए, ऑस्टिन ने ये सिद्धांत दिया। ऑस्टिन समादेश का सिद्धांत किसने दिया था? जूरिस्प्रूडेंस में, यानी कि कमांड का, तो ऑस्टिन मार्क कराएगा। ऑस्टिन। अगला लिखिए भाई, कंकरेंट पोजेशन, यानी कि समवर्ती कब्जे का सिद्धांत।
कंकरेंट पोजीशन यानी कि समवर्ती कब्जे का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? ये सामंत द्वारा। लिख लीजिए, कंकरेंट पोजीशन या समवर्ती कब्जा पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये किसने दिया, तो आप क्या मार्क कराएंगे? सामंत। अगला लिखिए आपका विधि और नैतिकता का संबंध यानी कि लॉ एंड मोरालिटी यानी कि रिलेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। विधि और नैतिकता का संबंध। विधि और नैतिकता ये भी आपका पिछली बार यूपीजे में आया है। ये किसने दिया था? प्रोफेसर H.L.A. हार्ड। प्रोफेसर H.L.A. हार्ड। प्रोफेसर H.L.A. हार्ड मार्क कराना है। अगला लिखिए, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है कि लेजिस्लेशन को यानी कि विधायन को यानी कि कानून को किसने दो वर्गों में बांटा? सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम और सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ। लिखिए, एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, विधायन को किसने सर्वोच्च तथा अधीनस्थ में बांटा? सर्वोच्च तथा अधीनस्थ यानी कि सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका जवाब रहेगा सामंत। ये भी आपका पूछा जाता है, सामंत याद रखिएगा। ये किसने बांटा था? सामंत। देखिए, इस प्रकार जो मुख्य आपके सिद्धांत से लिखवाए गए, यहाँ भी 10 लाइन कम से कम छोड़कर लिखना है, क्योंकि पढ़ाते समय कुछ और सिद्धांत मिलेंगे और जूरिस्प्रूडेंस के उन सिद्धांतों को यहीं ऐड कर लेना है। इसका फायदा ये होगा कि सभी सिद्धांत आपके क्या रहेंगे? एक जगह। और इन सिद्धांतों से निश्चित रूप से 2 या 3 क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। रट कर जाइएगा कौन सा सिद्धांत दिया। और ये सभी सिद्धांत आगे हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ये नहीं कि अगला मॉडल बनाइए भाई। जो अगला मॉडल आपका बनता है, कौन विधि शास्त्री किस विचारधारा से संबंधित है, ये मॉडल आपका बनता है। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, तो कौन विधि शास्त्री किस विचारधारा से संबंधित है। यहाँ से भी एक मॉडल आपका बनता है, कौन सा विधि शास्त्री किस विचारधारा से संबंधित है, यानी कि कौन सा जूरिस्ट आपका किस स्कूल से रिलेटेड है। देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है भाई। आपका क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक या विधिशास्त्री प्राकृतिक विचारधारा से संबंधित है। उसमें आपका 4 ऑप्शन देगा और एक ऐसा विद्वान रहेगा जो प्राकृतिक से जुड़ा रहेगा, नेचुरल स्कूल से, उसी को खोजना है। तो ये भी जो लिस्ट लिखवाई जाएगी, इसको भी रट्टा मारना है, यानी कि रट कर जाना है कंपटीशन में, और कोई उपाय नहीं है। यानी कि ये जो मैं लिस्ट बताऊंगा इसको रटना है, समझना नहीं है। बस कौन विधिशास्त्री, जैसे कि ये पूछा गया कि आपका कह सकते हैं कि ऑस्टिन किस विचारधारा से संबंधित है। आपका दे देगा ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, यथार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कौन है? हाँ, एनालिटिकल, या ऐसा मॉडल बन जाता है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा से कौन सा विधिशास्त्री संबंधित है। 4 नाम देगा और चारों में आपको खोजना पड़ेगा। जैसे दे देगा सैनी दे दिया,
इहरिन दे दिया, आपका कैल्शियम दे दिया, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी भी दे सकता है। तो जो मैं लिस्ट लिखवाऊंगा तो आपका मैंने स्कूल और उसके विचारक कौन है, मैंने उसके समर्थक कौन है, उसी से ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। और थोड़ा सतर्क रहना है इन क्वेश्चनों पर। 3 मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं, एक उपयुक्त सभी, कौन नहीं है, नहीं वाला सबसे खतरनाक होता है, कौन है। तो इसका उपाय यह है कि आप लिस्ट तैयार रखिए और उसी में से क्या करेंगे, खोजेंगे। लिखिए पहला भाई, देखिए प्राकृतिक विचारधारा से संबंधित विद्वान, सबसे ज्यादा इसी से रहेंगे। प्राकृतिक विचारधारा से संबंधित विद्वान, प्राकृतिक विचारधारा से संबंधित विद्वान। लिखिए पहला हेराक्लिट, 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 ये लिख लीजिएगा, ये पिता थे, यानी कि प्रतिपादक यानी कि जन्मदाता थे, प्राकृतिक विचारधारा के फादर माने जाते हैं। आगे लिख लीजिएगा, ये प्राकृतिक विचारधारा के क्या माने जाते हैं, पिता। इसके बाद दूसरा लिखिए सोफाक्लिस्ट, सोफा सोने वाला सोफा, सोफाक्लिस्ट नाम भी अजीब है भाई, सोफाक्लिस्ट, सोफाक्लिस्ट, सोफाक्लिस्ट दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए सिसरो, 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 सिसरो हो गया। चौथा लिखिए सुकरात, सुकरात। पांचवा लिखिए प्लेटो, इसके बाद अरस्तु, उसके बाद लिखिए आपका हाब्स, हाब्स लाख रूसो, अलग अलग लिखिएगा। आपका अगला है हाब्स, प्राणी शास्त्र में ज्यादा लोग पढ़ते हैं, हा आधा बॉस हाब्स। इसके बाद जान लाक, जान लाक, रानी साहब जो पढ़ा होगा ज्यादा पढ़ा होगा, हाब्स लाख रूसो, यानी कि जान लाक, जान लाक। इसके बाद आपका रूसो, बहुत प्रसिद्ध आपका राजनीतिक रहा है, तो रूसो। इसके बाद लिखिए संत आगस्टाइन, संत आगस्टाइन, संत आगस्टाइन का भी बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। इसके बाद ह्यूगो ग्रोसियस, ह्यूगो, ह्यूगो ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस। इसके बाद लिखिए प्यूफेन डार, प्यूफेन, प्यूफेन, यहाँ से भी आपका लिस्ट याद करनी पड़ेगी। वैसे आगे डिटेल में हम इन साथियों का विचार भी बताएंगे, लेकिन लिस्ट भाई आपका फ्री के लिए तैयार रखना है। और नेट में भी आता है, जो लोग LLM किए हैं या कर रहे हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आता है। देखिए कहाँ तक आपका लिखवाया गया था। अगला आपका ह्यूगो ग्रोसियस, या हो गया था ना। इसके बाद लिखते आपका प्यूफेन डार, प्यूफेन डार, प्यूफेन, प्यूफेन डार।
क्यूफेन डार्क अगले भी शास्त्री डार्क और क्यूफेन डार्क डबल वाला ड है भाई। क्यूफेन डार्क, इसके बाद आपका विचारक है स्पनोजा आधा स्पनोजा। इसके बाद आपका स्पनोजा लिख लिए। इसके बाद है मॉन्टेस्क्यू, इस बार बिहार में भी पूछा गया था। मॉन्टेस्क्यू इस बार बिहार के में भी पूछा गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह आपका फ्रांस के किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। इसके बाद लिखिए आपका कांट, कम्यात मंत्रा कांट भाई, कामा देकर लिखिए। कांट सबसे ज्यादा शास्त्रीय सी विचारधारा में कांट हो गए। इसके बाद फिक्ते, टी आधा खोते, फिक्ते टी आधा खो अते, टी आधा खो अते, फिक्ते फिक्ते हो गए। इसके बाद स्टेमलर, इसके बाद आपका जॉन डार्विन। स्टेमलर के बाद आ जाइए जॉन डार्विन। डार्विन का सिद्धांत भी पढ़ा जाता है और डार्विन ये बताते हैं कि मनुष्य बंदर के क्या है? औलाद माने संतान है। औलाद कल भी बताया गया भाई। जर्मी बेंथम प्राकृतिक अधिकार को एक ऐसी संतान मानते हैं जिसका कभी कोई पिता। और जर्मी बेंथम का डाग लाभ भी बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। रट कर आइए आपका जब चलेगा आगे। तो ये क्लास आपका है डेल वेचियो। अगला विद्वान लिखिए डेल वेचियो डेल मंत्र डेल वेचियो। ये भी आपका प्राकृतिक विचारधारा से ही रिलेटेड है। डेल वेचियो 2-3 लाइन छोड़कर ही लिखिएगा। मान लीजिए पढ़ाते समय 1-2 नाम और मिल गया तो यही उसको क्या कराया जाएगा? अगला विचारधारा लिखिए भाई, ऐतिहासिक विचारधारा या हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित विचारक। ऐतिहासिक विचारधारा यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित विचारक या विद्वान या विधिशास्त्री, जो भी कहिए। ऐतिहासिक विचारधारा। अब यहाँ लिखिए आपका ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित विद्वान है, मुख्य विद्वान है सैविनी। लिखिए पहला नाम सैविनी हो गए। इसके बाद आपका सर हेनरी मैन। इसके बाद आपका पुचता, आधा चौथा पुचता आधा चौथा पुचता। अगला लिखिए आपका कोहलर है। इसके बाद आपका स्पेंसर। इतने विद्वान आपका मुख्य रूप से ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल स्कूल से। 1-2 लाइन छोड़कर ही लिखते रहिएगा। अगला लिखिए आपका एनालिटिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक विचारधारा। एनालिटिकल स्कूल इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा।
आप लिख करके लिख लीजिएगा। एक दो और नाम इसको दिया जाता है, प्रमाणवादी विचारधारा। आप लिख करके लिख लीजिएगा हिंदी में, प्रमाणवादी विचारधारा, या इसको कहते हैं आज्ञापक विचारधारा। आप लिख करके लिखिए, आप लिख आज्ञापक विचारधारा, आज्ञापक भी कहते हैं। आप लिख समादेशक विचारधारा, समादेशक यानी कि कमांड। देखिए इसमें आपका ज्यादातर एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक ही शब्द आता है, लेकिन कभी काल प्रमाणवादी भी दे देता है। उच्चारों का मतलब एक ही हुआ, एनालिटिकल। यहाँ आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है। देखिए इसमें जो विद्वान है, पहला हुआ जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम हो गए। कई सिद्धांत हमने बताया था, आगे इसको डिटेल में बताएंगे। जर्मी बेंथम पूछा जाता है। दूसरा लिखिए जॉन ऑस्टिन। पहला हो गए जर्मी बेंथम, दूसरा जॉन ऑस्टिन, तीसरा हालैंड। हालैंड इनका पूछा जाता है, हालैंड का भी। इसके बाद सामंड। सामंड भी काफी इनका भी पूछा जाता है, सामंड। इसके बाद लिखिए आपका चिपमैन ग्रे। चिपमैन ग्रे, देखिए दो जगह आएंगे चिपमैन ग्रे। आपका रियलिस्ट या यथार्थवादी में भी आएंगे, एनालिटिकल में। मैंने कुछ इसमें की भी बातें कहें और कुछ आपका न्यायाधीशों के भी बारे में। चिपमैन ग्रे के बाद लिखिए हैंस केल्सन। इसका भी कल बताया गया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, और दूसरा ग्रैंड नॉर्म। रट कराइए, कौन सा सिद्धांत, दो, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और दूसरा कौन सा दिया था, ग्रैंड नॉर्म। लिखिए हैंस केल्सन के बाद लिखिए प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं आप, प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। इसमें जो आपका अलग से एक क्वेश्चन बनता है, इसमें विद्वान आपका एनालिटिकल के एक क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल ये बना है, हमेशा याद रखिए। जो शिष्य होता है, यानी कि आसान भाषा में जो चेला होता है, वो हमेशा गुरु से एक कदम आगे रहता है। एक कदम, यही आपका क्वेश्चन बना था यूपीजे में कि कौन सा विद्वान ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। तो फिर आपका जो चेला होगा वह गुरु से एक कदम क्या होगा, यानी कि गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेला क्या बन जाता है, जी। यानी कि गुरु गुड़ और चेला क्या बन गया, चीनी। तो एक कदम आगे मतलब कि आपका गुरु से आगे बढ़ता है, और गुरु हमेशा प्रयास करता है कि हमारा चेला एक कदम क्या बढ़े। जैसे राजनीति में भी होता है आपका, जैसे आडवाणी जी के चेले मोदी जी थे, तो आडवाणी जी हमेशा चाहते थे कि मोदी जी हमसे भी एक कदम क्या निकले। तो गुरु का क्या किए, गुरु गुड़ रह गए और चेला क्या बन गया, चीनी। यानी कि गुरु को ही साइड करके और गद्दी क्या कर लिया गया, हथिया लिया। जैसे कि आपका अन्ना हजारे और केजरीवाल भी इसी उदाहरण के सटीक उदाहरण है कि अन्ना चाहते थे कि केजरीवाल अच्छा आदमी बने, तो गुरु की आज्ञा, गुरु ने जो समझाया उससे बाहर जाकर चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री 2 बार से हैं। यानी कि चेला हमेशा गुरु से एक कदम आगे रहता है और इसी को आपका कंपटीशन में ऐड करना है। तो कौन चेला कौन गुरु, तो आइए पहले इसको देख लिया जाए। सबसे पहले जर्मी बेंथम आते हैं, जर्मी बेंथम।
इनके जो शिष्य थे वह आस्टिन का जो शिष्य था वह केल्सन था, और केल्सन का शिष्य आपका इसमें हार्ट। तो क्वेश्चन जो यूपीजे में बना है कि हेंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो वह अपने गुरु से किससे माने जाएंगे हार्ट। लेकिन नया भी मॉडल बनाना है कि आस्टिन किससे एक कदम आगे माना जाता है, जर्मी बेंथम। हेंस केल्सन किससे, आस्टिन से। और प्रोफेसर हार्ट किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो केल्सन। क्योंकि जो चेले रहेंगे वो गुरु से एक कदम क्या रहेंगे, उसको लिख लीजिए। तो क्रम पहले बनाइए, एक क्रम बना लीजिए अलग से थोड़ा इसको। जर्मी बेंथम, आस्टिन, हेंस केल्सन और हार्ट, चारों का क्रम बनाइए। पहला आपका जर्मी बेंथम, दूसरा आपका आस्टिन, तीसरा केल्सन और चौथा हार्ट। ये क्रम बनाकर एक जगह कहीं लिख लीजिए। लिखिए आस्टिन जर्मी बेंथम से एक कदम आगे माने जाते हैं। चारों विद्वानों का नाम लिखने के बाद लिखना है आस्टिन जर्मी बेंथम से एक कदम आगे माने जाते हैं, जबकि केल्सन आस्टिन से एक कदम आगे माने जाते हैं, जबकि केल्सन आस्टिन से एक कदम आगे माने जाते हैं। लिख लिए। जबकि हार्ट केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं, जबकि हार्ट। आप एरो भी बनाकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा वाक्य लिखिए। एरो अपने समझने के लिए क्या करिए, आप बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भाई एक बार यूपीजे में बना है और चांस रहता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाए। ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये भी बता दिया जाए। ये किताब में नहीं लिखा कि कौन किससे कदम आगे है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं कि ये किताब में कहाँ लिखा है, तो किताब में ये सब कुछ मिल जाएगा तो यहाँ कौन पढ़ने आएगा, किताब रट्टा नहीं मार लेगा। ये भी समस्या है। अगला लिखिए भाई, एनालिटिकल के बाद अगला आपका स्कूल लिखिए सोशियलिस्ट स्कूल, यानी कि समाज शास्त्रीय विचारधारा। अगला हेडिंग डालिए, ये विश्लेषणात्मक समाप्त हो गया। समाज शास्त्रीय विचारधारा या सोशियलिस्ट स्कूल। हेडिंग डाल लीजिए समाज शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित विद्वान। तो आपको लिखवाया गया था कि समाजशास्त्री विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, वो देश याद रखना है, जर्मनी। और इसके प्रतिपादक या फादर कौन माने जाते हैं, तो रुडोल्फ वान इहरिंग। लिखवा गया था पूरा एक लाइफ लिस्ट बनाकर। लिखिए इसमें विद्वानों का नाम लिखिए। पहला विद्वान है रुडोल्फ वान इहरिंग, ये फादर है, इसके पिता रुडोल्फ वान इहरिंग। इसके बाद दूसरे विद्वान है डिग्वी, डी अथवा वी या डिग्वी भी कहते हैं, डिग्वी। डिग्वी ये लिख दे रहे हैं, डिग्वी डिग्वी, इनका भी आपका कोटेशन पूछा जाता है। अगला लिखिए रास्को पाउंड, अभी बताया भी गया था कल। अगला तीसरा लिखिए रास्को पाउंड, और आपको बताया भी गया था कि रास्को पाउंड ने कौन सा सिद्धांत दिया, सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि सामाजिक अभियांत्रिकी या सामाजिक यांत्रिकी।
और हितों की व्यापक व्याख्या किसने की? तो रास्कोपाउंड, याद रखिए। अगला लिखिए भाई आपका रास्कोपाउंड के बाद ईहर्लिच। ईहर्लिच हो गए। इसके बाद लिखिए आगस्ट काम्टे, इसका भी खूब पूछा जाता है। आगस्ट काम्टे, ईहर्लिच के बाद नाम लिखिए आगस्ट काम्टे। इसके बाद आपका पूछा जाता है मैक्स वेबर। हो गए मैक्स वेबर। इसके बाद लिखिए कह सकते हैं दुर्खिम, ये पूछा गया था। दुर्खिम ये यूपीजे में आ चुका है कि दुर्खिम किस विचारधारा से संबंधित विद्वान है? दुर्खिम, दुर्खिम ये भी आपका पूछा जा चुका है भाई, दुर्खिम का भी। दुर्खिम भी पूछा गया है। इसके बाद देखिए आपका लुडविन गुम, ये भी आपका समाजशास्त्री विचारक है, लुडविन गुम। और आपका अंतिम आया जर्मी बेंथम। देखिए जर्मी बेंथम दोनों में माने जाते हैं, एनालिटिकल में भी और समाजशास्त्री में भी, क्योंकि इन्होंने आपका उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया और सुख दुख का सिद्धांत दिया, पेन एंड प्लेजर, इसलिए इन्हें समाजशास्त्री भी माना जाता है। तो जर्मी बेंथम। अगला लिखिए वह यथार्थवादी विचारधारा, इंग्लिश में कहते हैं रियलिस्ट थ्योरी। यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान, यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान यानी कि रियलिस्ट थ्योरी। लिखिए पहला कार्ल लेवलिन। कार्ल लेवलिन हो गए, बताया गया था। इन्हें रियलिस्ट थ्योरी का फादर माना जाता है। वैसे थोड़ा इस पर विवाद है कि कौन फादर है, लेकिन ज्यादातर जो सपोर्ट करने वाले विद्वान हैं या मानने वाले हो किसको मानते हैं? कार्ल लेविन। वैसे कई आपका चिपमैन ग्रेच को भी हल्का सा माना जाता है। आपका कह सकते हैं कि डगलस होम्स भी काफी कुछ कहते हैं, लेकिन जो मैंने कुछ ज्यादा जिस पर आपका कह सकते हैं झुकाव है या ज्यादा मान्यता है किसकी है? कार्ल लेवलिन, इसलिए लिखवा गया। लेकिन हल्का सा विवाद है इस पर। वैसे कभी आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अगला लिखिए होम्स डगलस, नहीं उल्टा नाम हो गया भाई, डगलस होम्स रहेगा, उसको पहले डगलस लिख लीजिए। डगलस होम्स ये अमेरिका के फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ का। और इन्होंने भी काफी बातें आपका न्यायाधीशों के बारे में बताई हैं जो हम आगे पढ़ें। अगला लिखिए विद्वान आपका जेरोम फ्रैंक। हो गए। अगला विद्वान लिखिए
अल्फराल्स, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, अंडरलाइन करिए। अल्फराल्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अल्फराल्स किस विचारधारा से संबंधित है? तो चार का नाम देगा तो आप क्या मारेंगे? रियलिस्ट। अगला लिखिए आपका कोरोना, कोरोना 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 नहीं, कोरोना लिखिए। कोरोना के बाद लिखिए चिपमैन ग्रे, चिपमैन ग्रे। हाँ, चिपमैन ग्रे दोनों में आए। एक दो लाइन छोड़कर लिखिएगा। अब अगला जो मॉडल हमें चलना है विधिशास्त्र में, यानी कि आपका लगभग अब लास्ट हम चल रहे हैं सामान्य बातों। एक और जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि किस विद्वान ने आपका विधिशास्त्र को किन भागों में बांटा? तो हेडिंग बना लीजिए अलग से, ये पांचों स्कूल के विद्वान समाप्त हो गए। अगला हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए। तो अगला निम्नलिखित विद्वानों ने, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस रहता है, बना भी है। निम्नलिखित विद्वानों ने विधि शास्त्र को निम्नलिखित भागों में बांटा है। निम्नलिखित विद्वानों ने विधि शास्त्र को निम्नलिखित भागों में बांटा है। अब कौन किस भाग में बांट रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और से डिटेल में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले बना है ऑस्टिन का, कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, यानी कि एक सामान्य विधिशास्त्र और एक विशिष्ट। सामान्य का मतलब ये हुआ कि वे जो जूरिस्प्रूडेंस के नियम रहेंगे पूरे विश्व में एक ही रहेंगे लगभग, और विशिष्ट का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर देश में वो नियम है, पूरे संसार में नहीं। तो कोई नियम बताइए तो आप लोग भी दिमाग लगाकर, या ऐसा कोई नियम बना बताइए जो केवल भारत में लागू हो। तो आपका हिंदू विवाह के तहत आपका 7 स्टेप या सप्तपदी, आपका पूरे संसार में ऐसे विवाह नहीं होता, केवल ज्यादातर कहाँ होता है? हिंदुओं में और भारत में, नेपाल हो गया, कुछ ही देश। कहते हैं कि जब इसका अध्ययन किया जाएगा, तो उदाहरण में 7 स्टेप यानी कि सप्तपदी, तो ये किस जूरिस्प्रूडेंस में आएगा? विशिष्ट। और दूसरा सामान्य, तो कोई तो नियम बताइए जहाँ पूरे विश्व में लागू हो। कोई ऐसा नियम बताइए, कई नियम है आपके, जैसे रेह जुडिकेटा, प्राणन्याय, केवल भारत में नहीं, आपका पूरे विश्व में ये क्या है लागू। दूसरा आपका नियम आया कि किसी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित न किया जाए, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये केवल भारत में ही नहीं है बल्कि कहाँ है? पूरे विश्व में है। इसके बाद आपका स्टापेल का सिद्धांत, बिहार जो बना भी था, विधि का नियम है कि साक्ष्य का, तो आपका कर सकते हैं कि या साम्या का। तो ये सही बात है कि स्टापेल की उत्पत्ति इक्विटी कोर्ट ने की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत में अगर पूछ ले तो ये भी सही बात है कि निबंध भारत में विधि का ही रूप दिया गया है। एविडेंस की धारा 115, 116 और 167। लेकिन ये जरूर है, बिहार पूछा भी गया था कि ये साम्या की क्या है, यानी कि कुछ ऐसे हमने नियम बताए जो कहा, जैसे कि जो आपका एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको उन्मुक्ति रहती है। तो ये भी आपका पूरे विश्व का नियम है, केवल भारत का नहीं। यानी कि कुछ नियम ऐसे हैं जो पूरे विश्व में लागू है। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि वह कौन जूरिस्प्रूडेंस में आएगा, उसका अध्ययन किस विधिशास्त्र में? सामान्य की विशिष्ट सामान्य।
और किसी पर्टिकुलर देश में कानून हो उसको हम क्या कहेंगे? विशिष्ट। तो आप लोग प्राइवेट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, सुना है कि नहीं? सिलेबस में अब है, पहले तो नहीं था। आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, यानी कि ये भी पढ़ा। पब्लिक का मतलब कि जो यूएनओ इत्यादि है, और प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि भारत में। इसको लिखते भाई। जॉन ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को 2 भागों में बांटा। यह आ चुका है क्वेश्चन, यूपीजे में आ चुका है। जॉन ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को 2 भागों में बांटा। फर्स्ट लिखिए सामान्य विधिशास्त्र और सेकंड विशिष्ट विधिशास्त्र। सामान्य विधिशास्त्र और सेकंड विशिष्ट विधिशास्त्र, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन भी बनता है। दूसरा लिखिए भाई, जर्मी बेंथम ने विधिशास्त्र को 2 भागों में बांटा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपीजे में आ चुका है, जाकर देखिएगा, ये भी रिपीटेड है। जर्मी बेंथम ने भी पूछा गया था कि किसने ये भाग में जूरिस्प्रूडेंस को बांटा है। तो जर्मी बेंथम ने लिखे, जर्मी बेंथम ने विधिशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पहला हो गया व्याख्यात्मक, यानी कि एक्सप्लेन करने वाला, व्याख्यात्मक। और दूसरा हो गया निर्णयात्मक। निर्णयात्मक को दूसरी भाषा में आपका कोर्ट में लिख लीजिए, मूल्यांकात्मक भी कहते हैं। मूल्यांकात्मक हो सकता है कि आपका निर्णयात्मक न देकर क्या वहाँ शब्द दे दे मूल्यांकात्मक। और ये क्वेश्चन 2 बार अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसने ऐसे मॉडल बनाया, किसने विधिशास्त्र को व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक 2 भागों में बांटा? जर्मी बेंथम, केल्सन, इनमें से कोई नहीं। ऐसे मॉडल बनता तो क्या मारेंगे? हाँ, जर्मी बेंथम। अगला लिखिए, सामान्य ने विधिशास्त्र को 3 वर्गों में बांटा। सामान्य ने विधिशास्त्र को 3 वर्गों में बांटा। सामान्य एक और बढ़ा देते हैं, 3 वर्ग। पहला लिखे विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, यानी कि एनालिटिकल स्कूल, नहीं एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का स्कूल नहीं। पहला लिखे विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, यानी कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाएगा, एनालिटिकल विचारधारा। दूसरा लिखिए हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि ऐतिहासिक विधिशास्त्र। ऐतिहासिक विधिशास्त्र हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। तीसरा लिखिए मोरल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि नैतिक विधिशास्त्र। नैतिक विधिशास्त्र। अगला लिखिए भाई, अगला विद्वान लिखिए जूलियस स्टोन ने, जूलियस स्टोन, जूलियस स्टोन ने विधिशास्त्र को 3 भागों में बांटा। जूलियस स्टोन ने विधिशास्त्र को 3 भागों में बांटा। और लिख लीजिए विधि और तर्क, यानी कि लॉ एंड रीजन। विधि और तर्क।
पहला हो गया विधि और तर्क, दूसरा आपका विधि और न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस, दूसरा हो गया विधि एवं न्याय, तीसरा आपका विधि और समाज यानी कि लॉ एंड सोसाइटी, विधि और समाज। अगला लिखिए भाई चिपमैन ग्रे का, लिखिए चिपमैन ग्रे ने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा। चिपमैन ग्रे ने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट लिखिए विशिष्ट विधि शास्त्र, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। पहला विशिष्ट विधि शास्त्र, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। दूसरा लिखिए सामान्य विधि शास्त्र यानी कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस, सामान्य विधि शास्त्र यानी कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस। और तीसरा लिखिए कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस यानी कि तुलनात्मक विधि शास्त्र, तुलनात्मक विधि शास्त्र, कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस। देखिए इसमें अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन बना है वो बता दिया। आपका ऑस्टिन का बना है और दूसरा जो बना है आपका जर्मी बेल्थम, ये 3-4 बार बना है। आपका और सतर्क हो सकता है कि भाई ये न बनकर नया क्वेश्चन है तो आपका सब जो बंटवारा किया गया किसके द्वारा वो सब लिखवा दिया। वैसे 2-4 लाइन यहाँ भी छोड़ कर ही लिखिएगा ताकि अगर पढ़ाते समय कोई नई बात आए, अगर कोई नया बंटवारा कर दे पढ़ाते समय, हो सकता है भाई संभावना रहती है, तो उसमें यही ऐड कर देना। अब हेडिंग डाल लीजिए विधि शास्त्र का महत्व, ये भी आपका पढ़ा दिया जाए। विधि शास्त्र का महत्व क्या है? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्री में तो कम चांस रहता है, फिर भी आपका अलग से लिखवा दिया जाए। देखिए विधि शास्त्र करता क्या है या विधि शास्त्र का क्या महत्व है, लिख लीजिए तब समझाया। पहले लिख के लीजिए यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है तब समझा जाए, लिख लीजिए। पहले लिखिए पहला, यह शास्त्र मानव मस्तिष्क की चिंतनशीलता को, यह शास्त्र मानव मस्तिष्क यानी माइंड, मानव मस्तिष्क की चिंतनशीलता को, मनन करने की शक्ति को, चिंतन मनन, चिंतनशीलता की शक्ति को ज्यादा प्रखर बनाता है, तेज बनाता है, यानी कि स्पीड तेज कर देगा। इसलिए इसी लाइन में लिखते, इसलिए हेराल्ड जे लास्की ने, इसलिए हेराल्ड जे लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। हेराल्ड जे लास्की ने, ये तीसरी बार बताया जा रहा है आपका क्वेश्चन। हेराल्ड जे लास्की ने विधि शास्त्र को आइज ऑफ लॉ यानी कि विधि का नेत्र या आंख कहा है। देखिए विद्वान डायस ये बताते हैं कि, इसी लाइन में अभी लिखिए पहले में, विद्वान डायस
यह बताते हैं कि विधि शास्त्र का अध्ययन विधिवेत्ताओं को यानी कि जुरिस्ट को विधिवेत्ताओं को सिद्धांत और जीवन प्रकाश माने प्रिंसिपल कहा जाता है, सिद्धांत और जीवन प्रकाश लाने का अवसर देता है, सिद्धांत और जीवन प्रकाश लाने का अवसर देता है, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान के संबंध में मानव विचारों पर विचार करता है, सामाजिक विज्ञान के संबंध में मानव विचारों पर विचार करता है। इसको समझा जाएगा भाई, आपका पहले लिखवा दिया जाए, उसके बाद दूसरा लिखिए महत्व क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। लिखिए दूसरा, विधिक अवधारणाओं माने लीगल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, विधिक अवधारणाओं के तार्किक विश्लेषण यानी कि रीजन के आधार पर एनालिसिस करना, विधिक अवधारणाओं के तार्किक विश्लेषण से विधिवेत्ताओं की तार्किक शक्ति का विकास करता है, यानी तर्क करने की क्षमता का, तार्किक शक्ति का विकास करता है। इसका मतलब कि किसी भी बिंदु पर आप अपना पक्ष और अच्छे ढंग से और तर्क देकर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगला लिखिए तीसरा, यह व्यक्तित्व का विकास करता है, यानी कि पर्सनालिटी का, यह व्यक्तित्व का विकास करता है। अब तो आपका कई कोर्स भी चल रहे हैं जिससे पर्सनालिटी क्या हो, डेवलपमेंट लोग कर भी रहे हैं। व्यक्तित्व का विकास करता है तथा खुले मस्तिष्क को प्रोत्साहित करता है। खुले मस्तिष्क का मतलब कि बिना किसी भेदभाव के आप विचार कर सकें, खुला मस्तिष्क, और खुले मस्तिष्क को प्रोत्साहित करता है। ओपन माइंड होता है ना कि एक संकुचित माइंड और एक ओपन माइंड। जैसे कि आपका होता है कि अगर कोई कुएं में मेढक है तो वह ये जानता है कि यही कुआं ये पूरा क्या है, संसार, संकुचित दायरा है। लेकिन अगर कोई मेढक बाहर है तो पूरा संसार में उछल कूद क्या करता है और टरटराता रहता है। तो आप विधिवेत्ता है, आप कभी भी कुआं का मेढक नहीं बनना है, बल्कि समाज में अपने मस्तिष्क और तर्क के आधार पर सभी लोगों के प्रश्नों का क्या देना है। और जूरिस्प्रूडेंस ये बताएगा कि कैसे आप लॉ का इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखिए जितने अच्छे विद्वान और अधिवक्ता हैं, तो आप अगर पकड़े रहिए 3 कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन आपका, दूसरा जूरिस्प्रूडेंस और तीसरा इक्विटी, साम्य, इसी पर पूरा कोर्ट चलता है और कुछ नहीं। जूरिस्प्रूडेंस का सहारा लेकर लोग अपना बहस करते हैं, अच्छे क्या निकालते हैं, तर्क देते हैं और संविधान की व्याख्या करते हैं और आपका ये मांग करते हैं जस्टिस के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट क्या सुना है फैसला। तो ये बताया जाएगा। अगला लिखिए भाई, चौथा लिखिए,
यह विधि के मूल विचारों, चौथा पॉइंट लिखना है, यह विधि के मूल विचारों और आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह विधि के मूल विचारों और आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। इसे विधि का व्याकरण माना जाता है। बहुत बड़ा है ये शब्द। विधि का क्या माना जाता है? व्याकरण। जिसे व्याकरण पढ़ते हैं भाषा में, वैसे ही विधि में व्याकरण कौन है आपका? विधि का व्याकरण माना जाता है। यह विधि के मूल विचारों को प्रोत्साहित करता है। यह विधि को समय विशेष की चेतना से जोड़कर, यह विधि को समय विशेष की चेतना से जोड़कर विधि को संपन्न बनाता है। अगला लिखे पॉइंट, 4 हुआ ना, 5वां लिखे भाई। यह सामाजिक सुधार एवं न्याय को, सोशल आपका रिफॉर्म है, यह सोशल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक सुधार एवं न्याय को प्रश्रय देता है। प्रोटेक्शन, संरक्षण, प्रश्रय देता है। सामाजिक सुधार एवं न्याय को प्रश्रय देता है। इसके कारण समाज में तमाम सुधार हुए। समाज में यानी कि तमाम सुधार हुए, जैसे जेल सुधार, कमा दीजिए ह्यूमन राइट यानी कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। इसके बाद लोकहितवाद यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL इत्यादि। अगला लिखिए भाई आपका 6वां लिखिए। यह केवल विधिक प्रणाली के माध्यम से, यह केवल विधिक प्रणाली के माध्यम से न्याय प्रशासन ही नहीं करता, यह केवल विधिक प्रणाली के माध्यम से न्याय प्रशासन ही नहीं करता, बल्कि नवीन सिद्धांतों, कामा दीजिए विचारों, नवीन सिद्धांतों, कामा दीजिए विचारों एवं अन्य मार्गों की खोज के माध्यम से
न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक होता है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक होता है। देखिए, आपका ज्ञान के लिए आवश्यक है 10 आपका कंपटीशन में आपका कम पूछा जाता है, लेकिन समाज में और जहाँ भी जाएंगे वहाँ काम ज़्यादा करेगा। तो इसको 5 मिनट बता दिया जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस का महत्व क्या है? जूरिस्प्रूडेंस आपका हमने लिखवाया कि विधि का व्याकरण है। इसका मतलब ये हुआ कि विधि होती क्या है, विधि का स्वरूप क्या होता है, विधि की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किसे विधि मानी जाए, इस बात का वर्णन हमें कौन करा देता है? जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि कानून के बारीकियों से परिचित कराने का कार्य हमें कौन करता है? जूरिस्प्रूडेंस। जब कोई विद्वान जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लेता है तो वह ये जान जाता है कि कानून की व्याख्या कैसे किया जाए और अपने विचारों को न्यायालय या समाज के सामने और उत्तम ढंग से रखता है, तर्क सहित, यानी कि लॉजिक सहित रखता है। अगर जूरिस्प्रूडेंस कोई न पढ़ा हो, भले कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी पढ़ा हो, ऐसी दशा में वह तर्क नहीं दे सकता किसी भी धारा का, ये धारा किस तर्क पर आधारित है। जब भी आप मेंस में क्वेश्चन लिखिए, मैं बता दूं, तो उसका तरीका ये है कि अगर उस सेक्शन का कोई जूरिस्प्रूडेंशियल बेस है या विधिशास्त्रीय आधार है तो उस आधार को भले एक लाइन लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। विधिशास्त्रीय आधार लिखने से 1-2 नंबर अधिक जरूर मिलते हैं और विधिशास्त्रीय आधार शुरुआती दौर में ही लिखिए, याद रखिए। और आपका लगातार बताया भी जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन जूरिस्प्रूडेंशियल पे माने जूरिस्प्रूडेंशियल पे क्या है। विधि शास्त्र चूंकि विधि का अध्ययन कराता है व्यापक रूप से, अतः ऐसी दशा में जब हम विधि शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ओपन माइंड से किसी भी मामले पर विचार करते हैं। लेकिन ये भी सही है कि जब ज़्यादा विद्वान हो जाएंगे तो आपका ज़्यादा जोगी मठ को क्या कर देते हैं, सुने कि नहीं, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ देते हैं। तो जब विधि की परिभाषा या विधि के विचार या कानून पर जब तर्क वितर्क होता है तो विद्वान ज़्यादा होंगे तो उनके अपने अपने क्या होंगे, लागू। और एक विद्वान की सोच कुछ और होगी तो दूसरे की क्या होगी, कुछ और। ये भी सही है। तो इस सोच को आपका कह सकते हैं कि इस तर्क को कोर्ट में रखा जाता है और कोर्ट तर्कों को सुनने के बाद आपका फैसला देता है। जिसका लॉजिक अच्छा रहा उसके पक्ष में क्या दे दिया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस ने क्या क्या काम क्या किया है? जूरिस्प्रूडेंस जो है आपका नए नए विचारों को भी जन्म देता है। यानी कि विधि क्या थी, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होनी चाहिए, ये जो बातें हैं विद्वान जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर अपने दिमाग में क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि मानव के अधिकार हैं, उन अधिकारों की क्या करनी चाहिए, रक्षा। अर्थात जूरिस्प्रूडेंस ने तमाम सुधारों को भी मान्यता दी। और जैसे कि दास प्रथा समाप्त हुई, महिलाओं की स्थिति भी सुधरी, समाज में आपका मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट प्रदान किया, जेल में भी सुधार किया गया, लोकहितवाद का जन्म किया गया। तो 1-2 उदाहरण बताते हैं। 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ, पूरा तो बताना संभव नहीं है। एक आपका PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर, और दूसरा जेल सुधार। देखिए, जहाँ तक जेलों की बात है, ये माना जाता था कि कैदी जब जेल में गया
तो उसका जीवन नरक के समान है, यानी कि जेल में उसे कोई सुविधा नहीं हुई। लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है इसने आपका इस विचार को मान्यता नहीं दी और आधुनिक विद्वानों ने ये कहा कि अपराधी को एक रोगी माना जाए और जिस प्रकार कोई रोगी आपका कोई बीमार पड़ता है तो वह कहाँ जाता है दवा के लिए? अस्पताल। और डॉक्टर साहब कुछ दिन तक अपने अस्पताल में उसे भर्ती करते हैं, दवा करते हैं और जब वह सही हो जाता है तो वह अपने घर जाकर अपना सामान्य काम काज करता है। उसी प्रकार जो ये अपराधी होते हैं यह एक रोगी होते हैं और जेल इनका आपका उपचार है और जेल में रखा जाए, इनको नैतिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, सामाजिक शिक्षा दी जाए और जब इनका मन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जब इनका अंतर्मन या इनका दिल या गुड कंसेंस कहिए शुद्ध हो जाएगा तो ऐसी दशा में जब ये निकलेंगे जेल से तो समाज में एक सदाचारी व्यक्ति की तरह, यानी कि सिविलाइज व्यक्ति की तरह आचरण करें। तो ये काम आपका किया किसने कि जेल को सुधार गृह बना दिया? आपका जूरिस्प्रूडेंस ने ही किया। और सबसे पहले भारत में जेल की जो सुधार गृह बना वह याद रखिए, वह था आपका तिहाड़ जेल। किरण बेदी ने इस नियम का पालन किया और तमाम जो चोर उचक के पाकिट मार थे उनका जीवन सुधरा। इसमें शक नहीं है, तमाम उचक्के और पाकिट मार और चोरों का क्या किया, जीवन सुधर गया। जैसे कि आपका संजय दत्त का ले लीजिए, ये भी जेल में थे तो हुआ कि अच्छा आचरण दर्शाएंगे तो कुछ छूट मिल जाएगी, तो वहाँ भी गांधीगिरी दिखाने लगे और वहाँ भी क्या किए, आपका नाटक खेले, कैदी भी प्रसन्न थे, कैदी प्रसन्न थे। अब अगला आपका ये तो जेल सुधार में हमने बताया कि जेल को अब जेल नहीं क्या माना जाए, अस्पताल, और अपराधी को क्या माना जाए, रोगी। ये आपका जो स्टूडेंट ने किया। दूसरा आपका लोकहितवाद देखा जाए, इस पर भी अच्छा उदाहरण बनता है। ये आपका जूरिस्प्रूडेंस की ही देन है कि PIL का जन्म हुआ। देखिए लोकहितवाद का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मामले में समाज का हित है तो ऐसी दशा में का आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आ सकता है और समाज के हित की बातें रख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि उदाहरण के रूप में आपका कह सकते हैं लिया जाए, और वह उदाहरण है कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर आपका स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, सार्वजनिक स्थानों पर लोग धूम्रपान करते थे, इसके कारण आम आदमी का स्वास्थ्य क्या होता था, खराब। तो ऐसी दशा में मुरली एस देवड़ा चले गए सुप्रीम कोर्ट में और लोकहितवाद दायर किए। ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट से क्या है संबंधित, और सुप्रीम कोर्ट आपका कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, तो सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग पर रोक लगाए। तो जब ये गए तो ये लोकहित का ही कमाल है कि इन सार्वजनिक स्थानों पर क्या लगा दिया गया, रोक स्मोकिंग में। और ये किसने लगवाया, यानी कि ये इसकी उत्पत्ति का बेस जूरिस्प्रूडेंशियल ही है, विधिशास्त्री है। क्योंकि कानून की या विधि के ऐसे ऐसे तर्क रखे जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट उन तर्कों से आप यानी कि तर्कों से मोहित कर लीजिए न्यायाधीश को और अपने पक्ष में फैसला ले लीजिए। ये और कोई कानून नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा, जूरिस्प्रूडेंस। अतः आपका जूरिस्प्रूडेंस को अगर हम देखें तो जो हेराल्ड जे लास्की ने कहा है वह बिल्कुल सही है
कि जूरिस्प्रूडेंस तो आइन ऑफ लॉ है, यानी कि कानून को अगर जानना है तो सबसे पहले आप क्या जानिए, विधिशास्त्र। अगला देखिए आपका, यानी कि विधिशास्त्र हमें नवीन सिद्धांतों का भी ज्ञान कराता है। तमाम नवीन सिद्धांत आए, जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गया, पीआईएल हो गया, यूरेटिफिकेशन हो गया, तमाम नए नए बताया जाएगा, नए नए सिद्धांत आए। यानी कि लास्ट में ये कहा जा सकता है कि विधि शास्त्र विधि का व्याकरण है या नेत्र है, और इसके अध्ययन के बिना कोई भी व्यक्ति विधि का अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं कर सकता। अतः ये आपका शास्त्रों में, यानी कि लॉ के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है। भाई आपका कह सकते हैं कि कल आपका अब जूरिस्प्रूडेंस की जो सामान्य बातें थी अब जाके समाप्त हुई, और कल से आपका शुरुआत किया जाए जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। तो कल आपका अभी मैं चलेगा 11 बजे से संविधान पढ़े चलेगा, अभी 15 मिनट बाद बता दिया जाए।